हेलो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हैं हैप्पी साइंस विद एल के चैनल पर। और मैं हूं एल के मैथिल, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। और अभी जो सीरीज चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की, उसका ये 6th पार्ट है। और 5 इसके पार्ट 5 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर सबमिट हो चुके हैं, वो वहाँ पर हैं और यू कैन सी ऑल ऑफ देम, जिससे आपकी समझ बनेगी थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत से लेकर अब तक। और कल जो हेसिस लॉ बताया था, तो पिछले वीडियो में हेसिस लॉ है, अगर उसको समझना है तो आप पार्ट 5 देख सकते हैं। और ये 6th पार्ट है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन होता क्या है, देखो, जब भी कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट बर्निंग हो जाती है, उसे बोलते हैं कंबशन। मतलब जैसे कंबशन आप घरों में भी देखते हो, कैसे देखते हो कि जब सर्दियों के दिनों में अलाव जलाते हैं, तो लकड़ी या कोई भी जो ड्राई फ्यूल है वो हम जलाते हैं, कोयला वगैरह। और उसको हम व्हेन वी लिट द फायर टू दिस फ्यूल, व्हाट हैपेंड, it takes oxygen from the environment and convert into some product like CO2 and release lot of heat। इस हीट से हम अपने शरीर को वार्म रख पाते हैं, तो तापने का काम किया जाता है इसे। अच्छा, अब अगर 1 मोल सब्सटेंस है और वो भी किस में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि 1 बार प्रेशर हो और एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो। ज़्यादातर ये टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, अर्थात इट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो है रूम टेम्परेचर, राइट। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर ही हो, तो इसीलिए हमने क्या कहा, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। अब कंबशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टेम्परेचर इतना तो नहीं रहेगा रूम टेम्परेचर वाला, तो इसलिए तो 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली कंबशन करने में जितनी एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब जो भी हीट रिलीज होती है, जाहिर सी बात है कि हीट रिलीज होगी कंबशन में। जब भी कोई फ्यूल जलेगा तो हीट देगा, तो सिस्टम से बाहर निकलेगी हीट, तो इसलिए ये नेगेटिव ही होता है साइन कंबशन में। तो डेफिनेशन देख लें, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy when 1 mole of the substance undergoes complete combustion, right। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे किस में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स में। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 बार प्रेशर होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और 1 मोल सब्सटेंस तो है ही। तो ये देखो, ये CH4 यानी मीथेन 1 मोल है। अच्छा, CH4 कहाँ कहाँ मिलती है हमें, जो पैडी के फील्ड्स होते हैं, धान के खेत, वहाँ भी होती है। प्लस जो काउ डंग गैस होती है, गोबर गैस, वहाँ पर भी हमें मीथेन मिलती है। तो मीथेन को जब कंबशन करेंगे, 1 मोल मीथेन है और ऑक्सीजन भरपूर है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ताकि वो कंप्लीटली कंबशन उसका हो सके, बचे ना कुछ भी। तो सारा कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और H2O। मतलब देखो ना कि जब CH4 है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन से मिलकर वो वाटर वेपर बना लेगा और हमें हीट मिलेगी कितनी, देखो -890.3। ठीक, तो ये तो हो गया कंबशन। इसके बाद यहाँ पे देखो,
क्या ये हीट ऑफ कंबशन, क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है? बोलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इज इट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? तो कुछ बच्चे कहेंगे यस, बिकॉज कंबशन इज टेकिंग प्लेस एंड हीट इज रिलीज्ड। बट इफ यू सी द नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर? 2 moles are there, but we have the condition that reactant should be or fuel will be 1 mole, amount of the fuel or substance should be 1 mole. So 1 mole होना चाहिए, लेकिन 2 mole है, तो भले ही ये हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन आउट ऑफ इट, क्योंकि 2 मोल के लिए ये है, तो एक के लिए कितना होगा? जाहिर सी बात है इसका आधा हो जाएगा, तो ये इन्होंने देखो आधा कर दिया। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी तो वो इतनी होगी। लेकिन अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दिस इज द 1 मोल ऑफ ईथेन प्लस, बिकॉज हमें आधा करना है हर चीज, तो CO2, O2 भी आधी होगी 7/2, राइट। इसको भी आधा करना है, 2 CO2 बनेंगे, एंड दिस विल ऑल्सो भी बिकम हाफ, 3H2O, ठीक। और इसको भी हाफ कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे -372.8, राइट। तो इस तरीके से हम अब इस इक्वेशन में जो एंथैल्पी चेंज है, इट इज नो डाउट व्हाट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। ओके, तो ये तो हो गई। अब दूसरा देखते हैं, जल्दी जल्दी से ये देख लेते हैं, और फिर एक न्यूमेरिकल है, वो या तो हम यहीं पर डिस्कस कर लें या बाद में करें। बाद में करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे लास्ट में, और फिर सबको एक साथ देखेंगे। तब तक हम कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर कर चुके होंगे। एंड सेकंड टॉपिक इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द हॉट एटमाइजेशन। अब सुनो कि ये है आपका हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये H2 है और ये 1 मोल है H2, तो इसीलिए जब 1 मोल H2 है तो 1 मोल ही इसमें बॉन्ड हो जाएंगे, बॉन्ड भी 1 मोल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड है, तो 1 मोल में कितने बॉन्ड होंगे? 1 मोल, ठीक। तो अब जब ये 1 मोल बॉन्ड टूटेंगे तो एटम्स मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? एटम्स। तो जो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, जो एंथैल्पी चेंज इस बॉन्ड को ब्रेक करने में होगा, तो वही क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट इज एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन ए गैस फेज। क्लियर हुई बात? तो ये होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या ये कहें कि 1 मोल मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में कन्वर्ट करना। मतलब देखो, एक इसको सेकंड डेफिनेशन भी हम इजी वाली भी लिख सकते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल completely break down into its atoms in गैस फेज, ठीक। तो ये भी सेकंड डेफिनेशन इजी वाली भी हम याद रखेंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर देखो, जाहिर सी बात है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सिस्टम को जब हम एनर्जी देते हैं और वी कैन से
system will absorb some energy to break down these bonds, then the enthalpy change will be positive. क्योंकि रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव. दैट्स वाई 435 किलो जूल पर मोल इज इन पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन. ओके, इसके बाद अगला देखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी. बॉन्ड इंथैल्पी, जाहिर सी बात है एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वही बॉन्ड इंथैल्पी है. तो क्या है देखो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस फेज. जैसे ये आप सोचो कि CH4 है, तो यहां पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले लिया और इसमें कैसे बॉन्ड लगे हुए हैं देखो, C के आसपास 4 H लगे हैं, तो बॉन्ड हो गए 1 2 3 4. ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ 1 मोल सब्सटेंस की बात कही गई है. 1 मोल सब्सटेंस की बात कही गई है और यहाँ पर 4 मोल बॉन्ड हो गए. देखो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 मोल तो बॉन्ड्स हो गए. लेकिन 4 मोल बॉन्ड्स की बात नहीं, हमें पूरे ही सारे तोड़ने हैं जितने भी उस एलिमेंट उस कंपाउंड में हैं, उस मॉलिक्यूल में हैं, उन सारों को तोड़ के, और जो एनर्जी इसके लिए खर्च होगी उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड एंथैल्पी. तो क्या है देखो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक बॉन्ड्स इन ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन गैसियस फेज. तो गैसियस फेज में होना चाहिए, एक तो सब्सटेंस किस फेज में होना चाहिए, सब्सटेंस भी गैसियस फेज में होना चाहिए, और वो उसके सारे बॉन्ड्स टूट करके जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी बॉन्ड तोड़ने में, तो वही उसकी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक, अब देखो इसके बाद क्या है कि होता क्या है कि एक चीज समझो, सपोज करो कि ये हमारा मीथेन है, ये मीथेन है, यहाँ भी H है. ठीक, अब इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया. इस बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो हमारी एनर्जी आई, एंथैल्पी चेंज हुआ इसमें 427 का. तो क्या बना हमारे पास, CH3 प्लस हाइड्रोजन एटम, और हमारी एनर्जी कितनी यहाँ पे यूज हुई, 427 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए. ठीक, ये हो गया H1, डेल्टा H1. अब इसमें कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे. ये ऊपर वाला तो टूट ही गया था, इसको हटाओ, ये ब्रेक हो गया था, इसको ये साइड वाला आप ब्रेक करेंगे. ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, CH2 और प्लस फिर से एक H निकल गया. अब जो डेल्टा H1 H2 है, या जो इंथैल्पी चेंज है इसमें, वो है हमारा 439. अब देखो ये डिफरेंट हो गया, पहले 427 था पहला बॉन्ड तोड़ने में, अब हो गया 439. इसके बाद अगला बॉन्ड जब तोड़ेंगे, साइड वाला तो टूट ही चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो ओनली 2 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड नाउ. If we break one bond of carbon and hydrogen, then the product will be CH and H. Now the enthalpy change in this process is 452. Or finally, when we break this bond also, the product will be C plus H, and now
the enthalpy change will be 347, राइट। अब देखो, अगर हम चारों तोड़ दें एक साथ, CH4 और सारे ही हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए, C+4H, तब जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो इन सब के सम के बराबर आएगा, इन सब के सम के बराबर आना चाहिए। कैसे? देखो, ये आएगा हमारा 665 किलो जूल पर मोल, क्योंकि चारों टूटे हैं ना, तो पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, चारों को जोड़ दो तो चारों के ब्रेक होने में ये एनर्जी या हीट हमारे को देनी होगी, एनर्जी देनी होगी, ठीक है। अब हम केवल एक CH बॉन्ड का अगर निकालना चाहें, 1 CH बॉन्ड की कितनी एंथैल्पी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। अब देखो, अब हर तो CH बॉन्ड अलग अलग है क्योंकि इसकी अलग अलग एंथैल्पी आ रही है, तो फिर एक की कैसे हम निकालेंगे? भाई भाई राम कहेगा कि मेरी एनर्जी तो एक CH बॉन्ड तोड़ने में 427 है, दूसरा रहीम कहेगा कि मेरी एनर्जी तो 439 है, फिर कोई और XYZ जो बच्चा होगा, स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, ही विल से दैट नो नो, you are not right, my energy comes 452 kilojoule per mole, and fourth one will say that all of you are wrong, but I am right because the energy comes is 347। तो ये तो फिर फाइटिंग हो जाएगी सभी में। तो फाइटिंग को रोकने के हम क्या करेंगे, इन सभी का एवरेज ले लें, मतलब इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दें। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी एनर्जी आएगी वो एक मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगी। क्या होगी? मीन बॉन्ड एंथैल्पी, और ये आएगी हमारी 416। तो अगर मीथेन की एक बॉन्ड की, CH बॉन्ड की पूछी जाए तो हम कितनी बताएंगे? 416, एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, बट इट इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? एक मोल सब्सटेंस में जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको ब्रेक डाउन करके जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है इस ब्रेक डाउन के लिए, उसको बोलते हैं मीन बॉन्ड, उनको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, इस बॉन्ड एंथैल्पी से हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट नहीं किया है, क्या किया है? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको अगर बॉन्ड एंथैल्पीज हमें दी हैं सबकी, तो हम आराम से एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन एक और था पिछले स्लाइड्स में, अगर पिछली वीडियो में जाएं तो हम लोग देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पता हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में से, फॉर्मेशन एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी हम माइनस कर देंगे। तो अब एक और तरीका हमें मिल गया, अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पीज पता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो हम आराम से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द concept of bond enthalpy. Okay, now
We will move on lattice enthalpy. Lattice enthalpy. देखो लैटिस एंथैल्पी है क्या वो देखो पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉर्न हैवर साइकिल क्या है वो देखें। देखो NaCl एक कंपाउंड है, इसको अगर हम तोड़ दें और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आइंस में इसको गैसियस फेज में अलग कर दें, मतलब जिन आयन से ये बना है उसी में इसे कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसकी फेज क्या होनी चाहिए, गैसियस फेज। तो इस प्रोसेस में जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस का मतलब क्या होता है, देखो लैटिस का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल में अरेंजमेंट, किसका, आयंस का, किसी भी क्रिस्टल में आयंस का अरेंजमेंट। एक पैटर्न होता है, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, या आगे पीछे भी हो सकता है, बट वो पैटर्न रिपीट होगा। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं लैटिस, अरेंजमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टल, उसको बोलते हैं लैटिस। ठीक है, और इस लैटिस को ब्रेक कर दें, यानी सारे आयंस को अलग कर दिए, तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ओके, तो अब देख लो, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन इट्स गैसियस स्टेट। क्लियर हो गई, तो 1 मोल ऑफ ionic compound dissociates into ions in its in gaseous state। क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे, अब बात यह है कि अगर लैटिस एंथैल्पी हमें नहीं पता है तो हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, वो करेंगे हम हेसेस लॉ से। हेसेस लॉ में क्या होता है कि एक रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हो, 1 2 3 4, तो सारों में जो चेंज होता है एनर्जी एंथैल्पी का चेंज, उन सबको अगर सम कर दें तो सिंगल स्टेप में जो कंप्लीटली जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी के बराबर होगा। वो हेसिस लॉ है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा वो देखो। अब यहाँ पे एक साइकिल दिया गया है, स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो NaCl बनेगा कैसे, सोडियम होगा, हाफ Cl2 होगी, वो भी गैस में होगी, और बन जाएगा NaCl, और ये होगा सॉलिड में। ठीक है, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना जो कि नेचुरली अकरिंग स्टेट में, क्योंकि सोडियम हमारा सॉलिड में ही रहता है, नेचुरली अकरिंग स्टेट इसकी सॉलिड है, Cl2 की क्या है, गैस है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है तो ये हो गई इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है इसकी कि व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from its constituent elements existing in reference state, or we can say naturally occurring state या standard state।
उसमें जब एलिमेंट से कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का मॉलिक्यूल बनता है तब उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन में आएगा हमारा 411। ठीक, तो ये तो एक सिंगल स्टेप हो गया, कंप्लीट रिएक्शन या इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन है इन सिंगल स्टेप। लेकिन यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में भी हो सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, जैसे स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है, देखो स्टेप 1 है कि सोडियम सॉलिड से गैस में बदले। तो सॉलिड से गैस में जब बदलते हैं तो सब्लिमेशन होता है, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसके बाद स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 होगा Na गैस से आयन बनेगा गैसियस। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एंथैल्पी होगी आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयन बन रहा है इसलिए। तो अब हमारा आयन बन गया। ओके, इसके बाद इसी के पैरेलल कुछ और स्टेप चलेंगे, क्योंकि क्लोरीन भी गैस में तो है ही, तो गैस में जब आ गया तो इसके बाद वो हाफ Cl2, और इसका मतलब ये है ये गैस। तो हाफ Cl2 गैस, तो वैसे ही Cl है, ये हाफ Cl2 का मतलब क्या है, Cl है, और ये हमारा Cl नेगेटिव में चेंज होगा। तो ये हो जाएगी डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तब जो एंथैल्पी आई उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो कितने स्टेप हो गए, एक स्टेप ये, इसको भी हम यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ लिख दो स्टेप थर्ड स्टेप क्या है कि गैस में तो ये ऑलरेडी है, इसे सिर्फ आयन में कन्वर्ट करना है, आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया है इसने। ओके, अब देखो अब ये इतने स्टेप्स में रिएक्शन हुई, और फाइनल स्टेप क्या है देख लो। स्टेप फाइनल ये है, स्टेप फाइनल स्टेप है हमारा 4th, कि ये जो आयंस बने हैं प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के NaCl बना ले रहे हैं। तो NaCl तो देखो यहाँ भी बन गया, और फाइनल स्टेप में भी ये बना NaCl। अब इन सारे स्टेप्स को हम ऐड कर दें तो जो एनर्जी चेंज होगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सब स्टेप्स के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है और वही रिएक्शन को अगर स्टेप्स में कंप्लीट किया जाए, नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेप्स में, तब उन इंडिविजुअल स्टेप्स में जो भी चेंज होगा एंथैल्पी चेंज, वो इंडिविजुअल को अगर हम सम कर देंगे तो वो सिंगल स्टेप के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं हैसेस लॉ।
Hess's law. तो sum of the enthalpies of individual steps is equal to the enthalpy change in a single step. तो अब कौन कौन सी यहाँ एंथैल्पीज हैं बताओ जरा। यहाँ पर है स्टेप फर्स्ट में है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, प्लस कौन सी है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, प्लस एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगली है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ये वाली, जब आयन से क्योंकि देखो अभी लैटिस एंथैल्पी हमने क्या बोला था कि अगर एक मोल सब्सटेंस आयनिक जो कंपाउंड है वो अपने आयंस में टूट जाए तो इस आयंस में टूट गया है, आयंस में टूट गया, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां आयन से हम बना रहे हैं NaCl। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये वाली लैटिस एंथैल्पी है। वैसे अगर इसको रिवर्स करेंगे तभी ये लैटिस एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा एच, चलो यहाँ के क्या लिख देंगे माइनस डेल्टा एच लैटिस। ये क्या है माइनस डेल्टा एच लैटिस, क्यों? क्योंकि अगर लैटिस एंथैल्पी होती तब तो NaCl को ब्रेक करके जो आयंस बन रहे हैं तो अब ये लैटिस एंथैल्पी होगी। लेकिन हमने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दी है जिसको रिवर्स करने से कोई हमें मीनिंगफुल चीज़ मिल जाती है तो उसे हम रिवर्स कर लेंगे। बस करेंगे क्या कि उस एंथैल्पी के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को इक्वेशन को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें लैटिस एंथैल्पी मिल जाती है। तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा एच लैटिस, ओके ये वाली ये है। तो अब देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना है -411, डेल्टा एच सब्लिमेशन कितना है 108, डेल्टा एच आई कितना है 495 और डेल्टा एच अच्छा एक यहाँ पर स्टेप और छूट गया, जो Cl2 को हम उसके बॉन्ड्स तोड़ के हम लोग Cl में जो कन्वर्ट कर रहे थे वो छूट गया। तो यहाँ पर एक स्टेप और छूट गया, तो स्टेप हम यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे, हाफ Cl2, इसको एटम में कन्वर्ट करना है पहले तो, तब आयंस में कन्वर्ट होगा, और ये हो गया डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। और ये चूँकि हाफ है तो हाफ बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। तो ये हाफ बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाफ ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी है क्योंकि हाफ ही मॉलिक्यूल है, और हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल अगर मॉलिक्यूल हो तो उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होती है। तो अब एक स्टेप और रह गया, तो हम यहाँ पर कर लेंगे कि आयनाइजेशन तो हमने लिख ही लिया, अब बॉन्ड एंथैल्पी भी लिख लेंगे। ये हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी लिख दो, यहीं पे लिख दो आगे H बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। तो इसको अभी रहने दो, हम बाद में ही लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी आ गई है -348, और ये हमारी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 121। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा एक और रह गया लैटिस एंथैल्पी,
ये वाली टोटल 5 स्टेप है ना, तो 1 2 3 4 हो गए, और ये हो गई हमारी लैटिस एंथैल्पी, जो कि हमें पता नहीं है। लैटिस एंथैल्पी हमें पता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें और पता है, तो इससे हम निकाल लेंगे लैटिस एंथैल्पी। चूँकि माइनस लैटिस एंथैल्पी हमने लिया क्योंकि वो रिवर्स करना पड़ता है इसलिए, तो माइनस यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस, और जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें ये माइनस साइन इधर कर देंगे इधर की तरफ, तो हमारा लैटिस एंथैल्पी मिल जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 155 पर शुरू हुआ है और 156 पे ये सॉल्व करके दिखाया गया है कि लैटिस एंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। और ये इसे बोलते हैं वॉर्न-हेवर साइकिल। ये क्या है? वॉर्न-हेवर साइकिल। तो अब एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, हमने हेसिस लॉ से करके देख लिया। हमने सारे स्टेप, देखो मैं बता दूं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, और ये स्टेप 4 है, और ये स्टेप 5। इन सबको ऐड कर देंगे और ये इसके बराबर आ जाएगा जब ये सिंगल स्टेप में हो रही है। ठीक, तो इसकी जो एंथैल्पी है ये वाली, वो इन सब के ऐड करने से जो एंथैल्पी आएगी उसके बराबर होगा। क्लियर हुई बात? अब जैसे मैं यहाँ पर देखें हम लोग, तो लैटिस एंथैल्पी आई है हमारी 788 आई है। अगर कमेंट करके आप लिखोगे बॉर्न-हेवर साइकिल का फिर से और एक नई स्लाइड पे हम बता दें, तो ये कैलकुलेशन हम अच्छे से करके दिखा देंगे आपको, अगर आप समझ ना पाए तो। वैसे तो इसी से काफ़ी कुछ रेफरेंस आप लेके समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, सपोज करो कि आप, वाटर है यहाँ पर और हमने NaCl यहाँ डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो आयंस हैं वो अलग होंगे, आयंस हैं वो अलग होंगे, वो आ जाएंगे हमारे गैसियस फेज में। ये गैसियस फेज में इसके आयन आ गए, तो ये क्या हो गई? लैटिस एंथैल्पी। यानी हमें लैटिस एंथैल्पी चाहिए कि इनको अलग करके आयंस को गैसियस फेज में लाना। अब चूंकि वाटर है, तो ये वाटर क्या करेगा, इस आयन के, ये गैसियस जो आयन है इसके चारों तरफ एसोसिएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके चारों तरफ एसोसिएटेड, तब इसे कहेंगे हाइड्रेटेड आयन। आयन, और इस तरीके से जो नमक है NaCl है वो पानी में घुल जाएगा। तो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो लैटिस एंथैल्पी से आयन्स अलग होते हैं, और फिर आयन वाटर से एसोसिएटेड होकर हाइड्रेटेड आयन बना लेते हैं। तो अब दो स्टेप्स में जब ये इक्वेशन हो रही है, तो एक सिंगल स्टेप्स में भी देख लो और दो स्टेप्स में देख लो। तो कैसे? सिंगल स्टेप्स में अगर हम दिखाना चाहें तो इसको कैसे करेंगे? NaCl सॉलिड और ये सॉल्यूशन बन गया सीधे सीधे, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो NaCl का कैसे बन गया सॉल्यूशन? देखो, एक्वस, एक्वस जब पानी से एसोसिएटेड हो जाते हैं आयंस तो उसे बोलते हैं एक्वस, NaCl, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। ठीक, तो वाटर से ये पूरी तरीके से घिर चुके हैं, अब पानी ने इन्हें डिजॉल्व कर दिया है। ओके, तब ये जो, अब ये सिंगल स्टेप में हो गई, ये हेसिस लॉ के हैं सारे एप्लीकेशन, ये सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप। ठीक, अब यही इक्वेशन दो, यही रिएक्शन दो स्टेप्स में भी हो सकती है। कैसे कैसे?
पहले तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में NaCl लैटिस एंथैल्पी की हेल्प से आयंस में चेंज हो, और फिर ये आयंस स्टेप 2 में यही आयंस क्या करें, वाटर से एसोसिएटेड होके क्या बनाए, Na एक्वस, Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक, तब ये डिजॉल्व हो। तो अब हेसेस लॉ क्या कहता है कि सिंगल स्टेप वाले में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी वो इंडिविजुअल स्टेप में हुई जो एंथैल्पी चेंज है उसके समेशन के बराबर होगी। तो ये तो हुआ डेल्टा एच सॉल्यूशन। तो ये लैटिस एंथैल्पी है, क्योंकि आयंस में कोई आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक कर रहा है, गैसियस फेज में आयंस आ गए, तो ये हो गई लैटिस। तो यहाँ क्या कर देंगे, लैटिस, और फिर ये आयंस इक्वस में चेंज हो रहे हैं, तो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो सॉल्यूशन जब बनता है तो दो तरीके की एंथैल्पी इन्वॉल्व होती हैं, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर हुई बात? ओके। इसके बाद देखते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन या न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जरूर है, तो वो उसको देख लेते हैं हम लोग। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन सॉरी, देखो डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो कि हमने कोई एसिड लिया HCl एसिड देखा ही होगा, आपने देखा होगा कि जब टॉयलेट सीट साफ करते हैं तो वहाँ पर, वैसे तो आजकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ जाए ब्लू कलर के, नाम नहीं मिलूँगा, तो वो सेमी लिक्विड होते हैं, एक तरह से गाढ़े होते हैं, और उसको यहाँ पे गिरा देते हैं और फिर उसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, सो दैट कि जितना भी जो वो वहाँ पे डेवरेस है, गंदगी है, वो सरफेस को छोड़ दे और फिर पानी से धुल देते हैं। तो ये तो हुआ आजकल की प्रोसेस, लेकिन पहले क्या होता था कि और अभी भी ज़्यादा जो बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ जो सफाई कर्मी होते हैं वो कैसे साफ़ करते हैं कि एक बॉटल आती है प्लास्टिक की, और उसमें येलो कलर का एक सब्सटेंस भरा होता है, येलो लिक्विड, और वो लिक्विड जैसे ही आप सीट पे डालते हो, टॉयलेट सीट पे, तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, ठीक, वो धुआं छोड़ता है, वही होता है HCl। क्या होता है? HCl। अब देखो, अगर इसको पानी में डालो तो एकदम से गर्म हो जाएगा और धुआं छोड़ेगा, इसका मतलब हीट इसकी रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो डाइल्यूट कर रहे हैं ना, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिलाना, उसकी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को कम करना और पानी को मिलाना, ये होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट कर रहे हैं, गाढ़े को क्या कर रहे हैं, पतला। तो HCl में जब हम 10H2O मिला देते हैं, तो HCl डॉट 10H2, तब हमें जो हीट मिलती है, निकलती है इसमें, वो होती है इतनी लगभग किलो जूल पर मोल, ठीक। अब और डालें अगर वाटर तो फिर और मिलेगी, और डालें तो और मिलेगी। तो अगर इनफाइनाइट डाल दें तो क्या होगा, मतलब कंप्लीटली डाइल्यूट कर दें, तब यहाँ हम लिख देंगे इनफाइनाइट H2O,
और HCl के साथ इनफाइनाइट H2O अटैच्ड हो गए हैं, यानी कंप्लीटली ये डाइल्यूट हो गया। तब इसमें जो इंथैल्पी होती है वो टोटल इंथैल्पी होगी, वो होगी हमारी वो इन सब का ऐड करना पड़ेगा तब वो आएगी। तो ये भी 69 भी ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा और मिलाएंगे तो वो भी, फिर और मिलाएंगे तो वो भी, सब कुछ ऐड करने के बाद जो हमारी इंथैल्पी आएगी तो वो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होगी। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, देखो क्या क्या ऐड करेंगे। जब 10H2 लिया तो इतना आया, फिर अगर HCl में 25 मिला या 40 मिलाए और जब इनफाइनाइट मिला दिए तो ये आ जाता है हमारा -74 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हाँ तो ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने इसी स्टेप में ही कर दिया, तो टोटल जो आएगी वो इसकी आएगी -74 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये हो गई इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करने में जितनी हीट निकलती है, बस सीधी सी बात ही है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हुई बात हमारी इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की। तो इस तरीके से ये इंथैल्पीज का सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। और अब हम बढ़ेंगे आगे, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी है और फिर उसके बाद कुछ और उसके या देख लेते हैं, तो इसी में ही स्पॉन्टेनिटी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मिनट आप रुकिए। स्पॉन्टेनिटी तो ये आ गया हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होती हैं जो कि खुद ब खुद होती हैं। कैसे होती हैं? खुद ब खुद। उनको करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये है हमारी रॉड आयरन की, और यहाँ हमने जला दी आग। ठीक, जैसे ही आग जलाएंगे तो ये हीट अपने आप इस हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर जाने लगेगी। हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर जाने लगेगी। तो ये अपने आप हो रहा है ना, ये हो रहा है ऑन इट्स ओन, अपने आप, अपने आप। ठीक है, इसलिए ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा ये है रूफ, छत है, रूफ है, और इससे हम गिरा रहे हैं कोई भी पत्थर।
तो पत्थर जैसे ही गिराएंगे वो अपने आप गिरता चला जाएगा ज़मीन पे। लेकिन ज़मीन से जब हम ऊपर गिराना चाहेंगे तो फिर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रूफ से नीचे पत्थर गिरना ये तो है स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। इसी तरीके से कोई वाटर है, इसका एवेपोरेशन होना है तो किसी भी टेम्परेचर पर एवेपोरेट होता रहेगा ये। तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक, तो स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो यही है कि ऑन इट्स ओन कोई भी प्रोसेस होती रहे। तो ये क्या है, देखो डेफिनेशन, ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप हो, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डिजोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में डाल दो, एक चम्मच डाल के देखना, और आप उसे स्टायर भी मत करना, शेक भी मत करना, हिलाना भी नहीं, छेड़ना नहीं वाटर को, और 1 घंटे बाद आप आओगे, धीरे 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 ये सॉल्ट पूरे पानी में फैल करके डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको तो किसी ने नहीं किया ना, अपने आप हुआ, इसलिए एवेपोरेशन ऑफ वाटर ये भी हो गया। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ये भी हो गया। अब देखो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल भी है। क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये इरिवर्सिबल क्यों, क्योंकि इसको विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें कि इस घुले हुए नमक को वापस यहाँ पे इकट्ठा कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कोई विशेष प्रोसेस ना की जाए और उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए, नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम चाहें कि कोल्ड एंड से हीट इधर आ जाए, वो भी नहीं आ पाएगी। तो ये कैसी प्रोसेसेस हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर है, इन नेचर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि जो कि अपने आप ना हो, ए प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं होगी, इज कॉल्ड ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, पहाड़ी पे अगर पानी चढ़ाना है, ये पहाड़ी है और यहाँ पानी है, तो क्या करोगे, पंप सेट लगाओगे ना, पंप सेट लगाओगे, समर्सिबल लगाओगे या मोटर लगाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स फिर उससे पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, वो भी नहीं हो पाएगा। कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी में हमें हीट फेंकनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये रूम है। ठीक है, रूम के अंदर तो टेम्परेचर कम ही होता है गर्मियों में, और बाहर होता है ज़बरदस्त लू चल रही होती है, गर्मी होती है, तो ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और ये लो टेम्परेचर है, लेकिन तब भी एसी क्या करता है, इस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फेंकने लगता है। लेकिन वो करता क्यों है, क्योंकि एसी में एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करके अंदर की हीट को बाहर फेंका जा रहा है। अदरवाइज होना तो ये चाहिए कि हाई टेम्परेचर वाले यानी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ आना चाहिए, बट दिस प्रोसेस इज डन बाय फोर्स, इट इज नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन और इट इज नॉट हैपनिंग इटसेल्फ, बट एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक इट हैपन। तो ये
हमारी हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एक चीज और है कि इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, स्पॉन्टेनियसनेस आती कैसे है, क्या फैक्टर्स हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उसमें दो फैक्टर्स हमने लिए हैं यहाँ पर। एक तो एंथैल्पी चेंज, कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं, जो एंथैल्पी जिसमें रिलीज होगी, मतलब हीट जिसमें से रिलीज होगी, वो जो रिएक्शंस होंगी या प्रोसेस होंगी वो स्पॉन्टेनियस होंगी। और दूसरा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो एंट्रोपी और ये जो एंथैल्पी चेंज किस तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज स्पॉन्टेनिटी तक हम लोग रहने देते हैं और इसका जो एक तरह से एक्सटेंशन है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें आ जाएगा आगे, और ये भी पता चलेगा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग देखते तो लेकिन लाइक एक भी नहीं करते, तो जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक वो बूस्ट नहीं मिल पाता है, सो दैट आई कैन मेक ए more beneficial video. Okay, thank you for watching. Have a nice day. It's from my side, और मैं हूँ LK मैथिल, आपका मेंटर, टीचर एंड बड़ा भाई, जो भी कहिए। ओके, थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड डे।